हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझा था और मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो आज हम लोग 6 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई 2018 की कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द मैवेनकर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट गिवन है, ओके, और आपको क्या गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। लाइक क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है, एसेट्स गिवन है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बता रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, जैसे कि जो लोन लिया है हमने, एडिशनल लोन, वो हमने 1 जुलाई 2016 को लिया है। और एक हमें टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि टैक्स 53,000 का हमने पे करा है। ओके, तो आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले 3 चीजों को लिखते हैं। 3 चीजों को फाइंड आउट करना होता है हमें। फर्स्ट वन इज cash flow from operating activities, ओके, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रही हूँ। सेकेंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and third one is cash flow from financing activities। तो फाइनेंसिंग में हम कौन सी चीज को लिखते थे, जो पैसों से रिलेटेड होती है। लाइक अगर आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर्स हैं, ओके, अगर आप बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप रीपेमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपनी बोरिंग्स जो ली है उसको रीपे कर रहे हो, तो ये सब आएंगी फाइनेंसिंग में। इन्वेस्टिंग में कौन सी जाती थी, जो हम फिक्स एसेट्स परचेज करते थे, सेल करते थे, और बाकी जो भी चीजें हैं बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड वो ऑपरेटिंग में जाती थी। तो सबसे पहले जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रॉफिट, वो सबसे पहला चीज क्या होता था जो फाइंड आउट करने का होता था, वो होता था हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता था। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए, आप देखिए तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एक ही चीज की गिवन है। आप देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें आपको बता रखा है सरप्लस दैट मींस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिए बोर्ड में अक्सर मैंने ये देखा है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर को तो बाद में लिख देते हैं और करंट ईयर को पहले लिख देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, कभी कभी ध्यान नहीं देता और वो फर्स्ट में से ही सेकंड को माइनस कर देता है, वो ईयर देखता ही नहीं है कि ईयर कैसे लिखा हुआ है। तो आप देखिए 16 राइट हैंड साइड पे लिखा है, उसके पहले 17 लिख दिया है। तो आप कैसे माइनस करते हैं, 2016 का जो ईयर का जो वैल्यू दे रखा है उसमें से आप 2017 के ईयर की वैल्यू को माइनस करेंगे। इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट था 2016 में वो 1,20,000 था। अब प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000। इट मीन्स कम हो गया। ठीक है, बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। तो मैं नेगेटिव में लिखूंगी, कितना आ जाएगा, 95,000। ये हमें दे रखा है, सॉरी, ये हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना था, 95,000। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया 95,000। आप 120,000 था और अब कितना आ गया, 25,000 हो गया। तो कितने से कम हो गया, तो 120 में से 25 माइनस कर दीजिए, इट मीन्स 95,000। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर आप देखें तो हमें दे रखी है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बना लेते हैं, इधर अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट। मैं बहुत रफली बना रही हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट करके। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस बीडी कितना है? 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना दे रखा है? 68,000। ओके, अब आपको बता रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आपने टैक्स को पे करा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टैक्स पेड, बैंक आप पे करोगे ना अमाउंट। तो एंट्री अगर आप बनाओ, जैसे मैं आपसे टैक्स पेड की एंट्री पूछू तो आप क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। पैसा जा रहा होता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट में आ जाता है, टू बैंक करके जनरल एंट्री में। ठीक है, तो टू बैंक करके हम यहाँ पे लिख देंगे 53,000। अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बच रही है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई आपकी? 51,000। तो ये आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि हम इसमें अपना पहले की प्रॉफिट पे जाते हैं कि एक्चुअल में हमारा पहला था कितना, इसलिए हम हर चीज को रिवर्स कर देते हैं इसमें। तो ऐड करूंगी मैं प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना अमाउंट है? 51,000। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। ये माइनस का 95,000, ये प्लस का, प्लस माइनस होते हैं, तो 44,000 आ जाएगा। बट किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 44,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ठीक है, 44,000। आगे हमारे को क्या क्या लिखना होता है? अब हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इसमें हमें दे रखा है आपको, अगर आप स्टार्ट करो तो शेयर होल्डर फंड्स हैं, उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अगर आपको पता हो तो इंटरेस्ट पेड, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे? ऐड। मैंने आपको बताया था कि सब उल्टा चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन आप वैसे पे करोगे तो आप माइनस करोगे, बट क्योंकि आप रिवर्स में जा रहे हो तो आप उसको क्या कर दोगे? ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। इसको भी मैं आपको वर्किंग नोट में दिखाती हूँ सॉल्व करके। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, लोन जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि जो उसने एडिशनल लोन लिया है वो उसने 1 जुलाई को लिया है। अभी हम देखें तो 1 अप्रैल 2016 को कितना लोन था जो उसने लिया था? वो था आपके पास 60,000। ठीक है, तो ये चल रहा है 1 अप्रैल टू, उसने नया लोन कब लिया है? मतलब एडिशनल 1 जुलाई को, तो ये हो गया 30 जून तक का। तो 1 अप्रैल से 30 जून कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई और जून 3 मंथ। तो 60,000 पे 10% और 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1,500। ठीक है, अब ये 60,000 का लोन तो था ही। 1 जुलाई को हमने देखा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं ये हम, कि हमारे पास 60,000 तो था ही, प्लस हमने 20,000 और ले लिया। इट मीन्स हमारे पास लोन कितना हो गया? 80,000। तो 80,000 पे 10% और कितने मंथ्स? जुलाई से मार्च तक हो जाएंगे आपके 9 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया इन दोनों को ऐड करा तो 7,500। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हम लिख देंगे आपका 7,500। और क्या है? डिप्रिसिएशन, डेप्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको इसमें दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितना है? 23,000 और 48,000। तो आप इसका डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, 23 था फिर 48 हो गया, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्ट आपका जो डेप्रिसिएशन जो होगा फिक्स्ड एसेट्स पे वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 25,000 का। ठीक है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नहीं तो मैं आपको अकाउंट बना करके दिखाती अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25,000। ठीक है,
तो अब हम निकाल लेते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस के हैं 44,000 और ये दोनों प्लस के हैं 7,500 और 25,000, तो आपका माइनस का ही आएगा 11,500। अब भाई बात आती है कि ये है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले की चीजें। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो भी आइटम से वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद के। मतलब ये कि अगर कोई भी करंट एसेट्स है या फिर कोई भी करंट लायबिलिटीज है, अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे होंगे तो हम उन्हें माइनस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज कम हो रही होंगी तो भी हम उन्हें माइनस करेंगे, और अगर करंट एसेट्स कम हो रहे होंगे तो हम उन्हें प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज बढ़ रही होंगी तो भी हम उन्हें प्लस करेंगे। मैंने आपसे बताया कि रिवर्स चल रहा है, एसेट्स हमारे बढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है ना, तो हमें ऐड करना चाहिए, बट हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब हम रिवर्स चीजें कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसको भी कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऐड वाली चीजें कौन सी हो जाएंगी और यहाँ पर लेस वाली चीजें कौन सी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स में दे रखा है आपको ट्रेड पेबल्स। मैंने आपको बताया लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, पहले थी 20,000, अब हो गई 6,000। करंट लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है। जब करंट लायबिलिटीज हमारी कम होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? माइनस। क्यों? क्योंकि ये केस उल्टा चल रहा है कि लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है तो वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से? 14,000 से। आगे देखते हैं 14,000 कैसे आए? 20 माइनस 6। आगे देखते हैं करंट लायबिलिटीज के बाद है आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो आएगा नहीं, वो प्रोविजन फॉर टैक्स में हो गया। करंट लायबिलिटीज के बाद है आपके करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सबसे पहला है इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या हो रहे हैं? 60,000 थे, अब 67, मतलब बढ़ गए, स्टॉक हमारे बढ़ गए। अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा होगा तो भी वो क्या हो जाएगा? माइनस। हम लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितने से? 7,000 से। 60,000 थी ना, फिर 67,000 हो गई, तो 67 माइनस 67,000। आगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले 65,000 थे, 51,000 हो गए, मतलब कम हो गए। करंट एसेट्स कम हो गए तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हम लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने से? 14,000 से। आगे देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते नहीं है इसमें। अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं भाई? पहले 4,000 थे, अब बिल्कुल नील हो गए, मतलब कम हो गए, तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ऐड। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स। कितना? 4,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों प्लस के हैं और ये तीनों नेगेटिव के टर्म हैं, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा नेगेटिव का आएगा 14,500। ये क्या आ गया आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का है तो हम इसमें से टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस। जितना आपने टैक्स पे करा है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन भी है। टैक्स पेड कितना? 53,000। तो इसको हमने माइनस कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव पूरा करके अमाउंट कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 67,500। नेगेटिव का अमाउंट आ गया 67,500। तो ये आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में हमें फिक्स एसेट्स में बस मशीनरी गिवन है और तो कुछ दे नहीं रखा। तो हमारी जो मशीनरी थी वो पहले थी 2,15,000। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 3,84,000। इट मीन्स हमने मशीनरी और परचेज करी होगी। ठीक है, तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1,69,000 का। तो हमने परचेज करा है, हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज करा है तो पैसा जा रहा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे 1,69,000। अगर सेल करा होता तो पैसा आ रहा होता तो प्लस में लिखते हैं। तो उससे रिलेटेड बस एक ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेट कैश
यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना आ जाएगा 1,69,000। ओके, अब बात आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। तो फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया था लाइक शेयर्स हुए, डिबेंचर्स हुए, ये सब किस में जाएंगे आपके फाइनेंसिंग में। तो देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले थे 1 लाख 2016 में, अब कितने हो गए 3 लाख। 3 लाख मतलब आपने क्या करे होंगे, इश्यू करे होंगे शेयर्स, तो लोगों ने परचेज करे होंगे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, लोगों ने परचेज करे होंगे तो हमें पैसा मिला होगा, तो इट मीन्स ये प्लस में आ जाएंगे 2 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, शेयर्स हो गए, शेयर्स के बाद रिजर्व सरप्लस तो हम कर चुके हैं पहली। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब आपने उधार लिया है, पहले था 60,000, अब कितना हो गया 80,000, मतलब आपने 20,000 का और ले लिया। ठीक है, तो आपके पास और पैसे आ गए, तो आप लिखोगे रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, कितने के 20,000 के। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन है नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट एक चीज मैंने आपको बताया था, जैसे शेयर्स पे अगर हम रिडीम करते हैं तो हम डिविडेंड देते हैं, यहीं पर देते हैं। ऐसे ही अगर जब आप ये लोन लिया है तो आप इसको रीपे करोगे तो आप इंटरेस्ट भी दोगे। तो हमने कैलकुलेट करा था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर ही आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। कितना अमाउंट कैलकुलेट करा था हमने 7,500 का, पे करे तो वो क्या हो जाएंगे माइनस। तो आपको याद कर रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक आपने फाइनेंसिंग में डाला और एक आपने ऑपरेटिंग में डाला था। ठीक है, वो जब ऐड करा था, तो यहाँ पर आपका फाइनेंसिंग की भी ट्रांजेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं और इसमें से 7,500 को करना है हमें माइनस, तो फाइनल अमाउंट कितना आया 2,12,500 का। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये तो है माइनस का 67,500, ये भी माइनस का 1,69,000 और ये प्लस का। जब हम इन दोनों 2,12,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस का ही बैलेंस बचेगा, कितना माइनस का 24,000। इसको हम क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारी क्या क्या आती थी, कैश इन हैंड आता था, कैश एट बैंक आता था, करंट इन्वेस्टमेंट आती थी, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती थी। बट अभी हमें क्या गिवन है, इसमें हमें सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली गिवन है करंट एसेट्स में। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग आपको गिवन है 49,000, तो हमने लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ये है प्लस का 49, ये माइनस का, तो प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25,000। ठीक है, आप चेक करो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है 25,000, और जब हमने सॉल्व करा तो कितना आ रहा है 25। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो आपको ये अच्छी चीज है कि आपको इससे पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन सही करा है या फिर नहीं करा है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।